यस। अनन्या, पीएचडी ओनली वालों को लेकर के कंफ्यूजन बहुत है। अभी आगे कैसे, कहाँ, कौन सा यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करना होगा? ओके, कैन यू गेट। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन है कि कहाँ पर अप्लाई करना है, कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में। ठीक है। ओके। अनन्या दत्ता, सी, अभी अभी इन्होंने थर्ड कैटेगरी मेंशन किया, एक एक करके क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपका है अनन्या का। देखिए, अभी जो थर्ड कैटेगरी है, जो जिसमें लिखा हुआ है कि पीएचडी एडमिशन, इसका मतलब ये है कि आपका नेट नहीं है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए। इसका मतलब है कि अभी अभी तक क्या होता था कि कुछ यूनिवर्सिटी में वो लोग नेट मांगते थे, कंपलसरी था कि नेट होना चाहिए, तभी फर्दर वो पीएचडी में एडमिशन होता था। बट अभी आपका आपका थर्ड कैटेगरी में भी आ रहा है पीएचडी एडमिशन को लेकर के। तो जो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पर सोशल वर्क डिपार्टमेंट है या फिर सोशल साइंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, सोशल साइंस का मतलब होता है कि वहाँ पर जनरली सभी सब्जेक्ट को ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एंथ्रोपोलॉजी है, सोशल वर्क है, रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है, सोशोलॉजी है, डेवलपमेंट स्टडी है। तो बाकी जो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं उनको भी वो लोग अलाउ करते हैं। सो यू कैन आल्सो ज्वाइन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, सोशल वर्क डिपार्टमेंट जो होता है, जनरली सभी यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है या स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, तो कुछ कुछ में है, क्योंकि सभी में तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क डिपार्टमेंट है। सोशल साइंस डिपार्टमेंट आपका बेसिकली होगा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर, जैसे कि आपका आईआईटी है, एनआईटी है, ठीक है, या आईएम है। इस प्रकार से वहाँ पर पर्टिकुलर, जैसे कि चूंकि ये सभी सब्जेक्ट हमारे सोशल साइंस के हैं और वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, तो उन लोगों ने अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसमें वो सभी सब्जेक्ट को लेकर के अलाउ करते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए। तो आपको ये देखना है पहले, तो सेंटर और स्टेट यूनिवर्सिटी में तो आपको वहाँ मिल जाएगा डिपार्टमेंट, या फिर आप अप्लाई करते हैं इन सभी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आपको सोशल साइंस डिपार्टमेंट देखना है। ठीक है, उसके में आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आपका रिजल्ट जो आया है पीएचडी एडमिशन को लेकर के है, इसका मतलब है कि आप एलिजिबल हैं पीएचडी एडमिशन के लिए, और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सभी इंस्टीट्यूट के अंदर जो मैंने मेंशन किए। इज इट क्लियर? अब ये आपको सर्च करना पड़ेगा, तो ये तो पूरा आपको थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको पीएचडी करना है, थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा डिपार्टमेंट है, कहाँ पर एडमिशन होता है हर साल। जैसे कि आईआईटी एनआईटी के अंदर आपका दिसंबर में और जून में 2 बार निकलता है। ठीक है, तो आप ये वहाँ सर्च कर लेना, दो चार जो आपके आसपास, आपकी स्टेट के आसपास जो भी आईआईटी आईएम होंगे। बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हर एक स्टेट के अंदर होती है, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कब एडमिशन होता है। ठीक है, मुझे इनके बारे में जानकारी है क्योंकि मैं पीएचडी कर रहा हूँ एनआईटी से। सो आई नो वेरी वेल अबाउट ऑल दिस कि कब एडमिशन होता है, कब वो लोग नोटिफिकेशन जारी करते हैं। बाकी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट का चेक करते रहना। क्लियर? ओनली पीएचडी वालों को स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं? हाँ। अब बात स्टाइपेंड की आती है, तो कि स्टाइपेंड डिपेंड करता है आप कहाँ से पीएचडी कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, तो उनका अपना क्राइटेरिया होता है, वो लोग कुछ पैसे देते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 6,000 7,000 मिलता है, शायद अब बढ़ गया होगा, पहले इतना था। किसी यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं देते वो लोग। या अगर हम बात करें ये सभी इंस्टीट्यूट के अंदर, टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर, वो लोग उनका अपना क्राइटेरिया होता है कि 30% या 40% बच्चों को वो लोग कॉलेज फेलोशिप देते हैं। इसका मतलब है कि जितना फेलोशिप एक जेआरएफ को मिलेगा, उतना ही सेम अमाउंट आपको भी मिलेगा अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो। ऑल्दो आपका जेआरएफ है, नेट है, फिर भी आपको यहाँ पर एंट्रेंस देना पड़ता है। रिटन एग्जाम होगा तो वो भी देना पड़ेगा, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा इन सभी इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, तो अगर आपका जेआरएफ नहीं भी है तो भी आपको इक्वल अमाउंट मिलेगा वंस यू गेट द एडमिशन इन पीएचडी इन दीज इंस्टीट्यूट। और इन दी सेंट्रल, वो बाकी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है या स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसमें आपको कुछ अमाउंट मिलता है। वो डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उसको आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए, जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे ना, वहाँ का जो पीएचडी एडमिशन का जो नोटिफिकेशन होता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि कितना पैसा मिलेगा जिनका नेट नहीं है। ठीक है अनन्या, सो अगर आप इन सभी इंस्टीट्यूट में, आपका आवाज नहीं आ रहा है, क्या कुछ बोल रहे हैं? बोलिए। हाँ या ना बोलिए, फिर फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। ओके।
विच बुक इज फॉर द पेपर टू? अनुष्का, पेपर टू के लिए कौन सा बुक लेना है? देखिए, पेपर टू के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन ले लीजिए। ठीक है, पेपर टू के लिए अच्छा बुक है। बाकी जो बुक है उसमें पूरा सिलेबस कवर नहीं है, इसमें आपका थ्योरी पार्ट जो है पूरा कवर है। और इसके अंदर आपके जो पीवाईक्यू है या जो भी एमसीक्यू वगैरह है, उसके आंसर जो है थोड़ा गलत है, तो आपको ध्यान रखना है सही आंसर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार इनसे आप केवल थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यू या पीवाईक्यू उनको मत लगाइए, क्योंकि आंसर बहुत सारे गलत हैं, तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कि किसका क्या आंसर था। अनुष्का क्लियर? आप लोग हाँ या ना बोलिए, तब मैं फर्दर आगे बढ़ूंगा। ओके। जानवी। अच्छा, जिसका भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग लास्ट लास्ट में रिस्पॉन्ड कर दिया करिए कि क्लियर है कि नहीं है ना? अगर पीएचडी में एडमिशन पहले ले लेते हैं और जीआरएफ बाद में क्लियर होता हो तो स्कॉलरशिप मिलता है, हाँ। ये क्वेश्चन अच्छा है, जानवी का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल एडमिशन हो गया, आपका पीएचडी चल रहा है, ठीक है, आप सेकंड ईयर में है, जस्ट फॉर एग्जांपल, और आपका सेकंड ईयर में आपका यहाँ जीआरएफ भी हो गया, ठीक है। तो जीआरएफ का जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना, सर्टिफिकेट जैसे आपको मिलेगा, आप उसको ले जा करके जो भी आपका कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी, वहाँ का जो आपका एकेडमिक सेक्शन होता है, वहाँ पर आप उसको बोल दीजिए जा करके कि मेरे पास जीआर सर्टिफिकेट है, और आप इसको जो है जो सर्टिफिकेट नंबर होता है इसमें जीआरएफ का, उससे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा पीएचडी का, ठीक है, वहाँ का जो फॉर्म, हर जगह का अलग अलग फॉर्म होगा, तो आप अपने डिपार्टमेंट से ले लीजिए फॉर्म, और उसको भर करके एकेडमिक सेक्शन में जमा कर देना। तो जो प्रोसेस होगा, हर कॉलेज का अलग होता है, मुझे नहीं पता वहाँ पर कौन सा सेक्शन होता है, तो आप जा करके दे देना। तो जिस दिन से आप अप्लाई कर देंगे, उसी दिन से आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ आएगा, लेकिन उसी डेट से आएगा जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अलॉन्ग विद द जीआरएफ नंबर। जीआरएफ के अंदर एक नंबर दिया रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। तो वो जैसे ही आपका लिस्टेड होगा यूजीसी में, वहाँ से फेलोशिप आना स्टार्ट होगा आपके कॉलेज में, और मतलब कॉलेज के थ्रू आता है, तो डायरेक्ट आ जाता है आपके अकाउंट में। ठीक है, तो आपका ड्यूरिंग द पीएचडी आपका जीआरएफ अगर क्लियर होता है तो भी आपको मिलेगा, लेकिन शुरू से नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पीएचडी आपने 2 साल पहले स्टार्ट किया था तो जीआरएफ का पैसा आपको 2 साल पहले से मिलेगा, आपको उस दिन से मिलेगा जिस दिन आप वहाँ पर अप्लाई कर देंगे अपने कॉलेज के अंदर। अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जीआरएफ का, वो आप दे देंगे, फॉर्म भर देंगे, सबमिट कर देंगे, फिर जिसके पास जाएगा वो पूरा डेटा वो लोग लिस्टेड कर लेंगे, देन आपका फैलोशिप आना स्टार्ट होगा उस दिन से जिस दिन से आपने जीआरएफ रजिस्ट्रेशन जो है अप्लाई किया है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। चलिए, और क्या क्वेश्चन था? पीएचडी ओनली वालों को स्टाइपेंड मिलता, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया है। अनोग, नेट क्लियर बोल सकते हैं फॉर पीएचडी ओनली क्वालिफिकेशन? नेट क्लियर बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोल सकते। देखो, अभी उन्होंने अलग अलग कैटेगरी कर दी ना, तो अब तो फिक्स हो गया कि आपका पीएचडी एडमिशन का मतलब केवल यू आर एलिजिबल पीएचडी एडमिशन। नेट जो है वो अलग है, ठीक है, जेआरएफ अलग है, 3 कैटेगरी हो गई है। सो अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने बोला हुआ है, वैसे तो कोई बोलेगा नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने तीसरी कैटेगरी ऐड की है, तो सभी को लेना पड़ेगा, जितने भी पीएचडी स्टूडेंट होंगे, सॉरी जो अप्लाई करेंगे पीएचडी के लिए, जिनके पास पीएचडी एडमिशन वाला जो है सर्टिफिकेट है, नेट क्लियर जो एग्जाम क्लियर करने के बाद, वो सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। सभी यूनिवर्सिटी के अंदर अभी तक नेट मांगते थे कि नेट होना चाहिए, अभी मांगे क्या, मिनिमम क्राइटेरिया पीएचडी एडमिशन वाला होना चाहिए आपका। तो क्राइटेरिया चेंज यहाँ पर हुआ है, तो हर यूनिवर्सिटी में हो गया होगा। सो दे विल नॉट से कि आपका नेट नहीं है तो आपको हम पीएचडी एडमिशन के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ओके, वहाँ पर भी चेंज करेंगे वो लोग, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जिनका भी जो तीसरी कैटेगरी में हुआ है पीएचडी एडमिशन ओनली। ठीक है, तो ये कैटेगरी अब बन गई है, तो हर जगह अप्लाई होगी। क्लियर? अनोख? हाँ, ओके। थैंक यू। रविकांत, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी होना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अभी तो वैसे भी अगर आपका नेट एग्जाम क्लियर है, नेट है आपके पास, तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर भी वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वहाँ पर वो लोग, वहाँ कहीं लिखा नहीं होता है कि आपका पीएचडी होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि पीएचडी होता है
तो आपके पॉइंट्स ज़्यादा रहते हैं। जैसे आपका जेआरएफ है तो उसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, पीएचडी का एक्स्ट्रा पॉइंट रहते हैं। तो वो बेनिफिट मिल जाता है कि वो लोग इंटरव्यू में जनरली प्रेफर करते हैं जो पीएचडी है। लेकिन अगर मैं बताऊँ, ऐसे बोलूँ, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, तो जिन लोगों का जुगाड़ होता है, तो अगर उनका नेट भी है तो उनका भी हो जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो नेट है, पीएचडी नहीं है। तो आप नेट के माध्यम से भी प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बहुत सारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चलता है। ठीक है। इसका मतलब सिंपल यही है कि अगर किसी बंदे के पास नेट है और उसकी जुगाड़ भी है, तो फिर वो जो है उसका चांसेस ज़्यादा है। इज इट क्लियर? शिवा, काइंडली डिस्कस एवरीथिंग इन इंग्लिश। सी इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी वाले भी है ना, सो मे बी द हिंदी स्टूडेंट विल नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। You can ask your question, I can explain in English. Sir, how to restart because of most of things we have study. Assistant professor, अच्छा ये किसका क्वेश्चन था? रविकांत का। इज इट क्लियर? यू कैन अप्लाई इफ यू हैव नेट एग्जामिनेशन, नेट का एग्जाम क्लियर है आपका, तो यू कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यू कैन गेट। ओके। बट सर मैंने काफ़ी जगह रिजेक्शन फेस किया है फॉर नॉट हैविंग पीएचडी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। वही मैं बता रहा हूँ ना, इसी वजह से। क्योंकि रिजेक्शन इसलिए फेस किया क्योंकि देखिए सिंपल है। कोई एक स्टूडेंट जिसका नेट क्लियर है वो अप्लाई किया है, और कोई पीएचडी करके अप्लाई किया हुआ है, तो किसका वेटेज ज़्यादा होगा? पीएचडी वाले का होगा, ऑब्वियस है। लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया है, आप अप्लाई कर सकते हैं, वो नेट है कि कम से कम इतना होगा। लेकिन ऑफकोर्स जिनका पीएचडी होगा उनके पास पॉइंट ज़्यादा होते हैं, उनके पेपर होते हैं, पब्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, सब कुछ होता है, तो ऑफकोर्स उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दैट्स ट्रू। पहले था कि पीएचडी होना चाहिए, अभी उन्होंने नेट कर दिया, 1 साल पहले ही हुआ है, 1-2 साल। तो अभी क्या है कि आपके पास नेट अगर है और जुगाड़ है तो चांसेस है। मतलब सीधा सीधा मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी के पास पीएचडी नहीं है तो वो भी नौकरी उसकी लग सकती है, भले ही जुगाड़ होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप रिएक्शन फेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर जुगाड़ नहीं है तो फिर पीएचडी करके जाइए प्रॉपर तरीके से, पब्लिकेशंस होंगे, उनके पॉइंट्स रहेंगे, सब कुछ, तो प्रॉपर चैनल से जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। नहीं तो क्या बेनिफिट? अगर मान लीजिए नेट से ही अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लग जाएगी तो पीएचडी करने का फायदा क्या हुआ? फायदा है, बिल्कुल फायदा है। अगर आप 10 लोग रहेंगे इंटरव्यू के अंदर, अगर वहां पर 2 लोगों का पीएचडी है, तो प्रेफरेंस पहले 2 लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, फिर नेट वालों को दिया जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। इज इट क्लियर? अनोग, सर किसी इंस्टीट्यूट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एनरोल होने के बाद क्या वहाँ से किसी प्रोफेसर एचओडी के अंदर पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं? हाँ वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसी डिपार्टमेंट में क्यों करेंगे या फिर आप, मतलब सेम इंस्टीट्यूट में क्यों करेंगे? जैसे आप जहाँ पढ़ा रहे हैं, है ना, वहाँ से तो आप कर ही सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पढ़ा ही रहे हैं तो और किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में कर लीजिए एनरोल। और दो प्रकार से पीएचडी होता है ना, आपका एक डिस्टेंस से होता है ना, एक तो आपका फुल टाइम होता है। तो डिस्टेंस से करना ही है तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में करिए, और वो भी आपका जाना नहीं पड़ेगा, कभी कभी जाना होता है। पीएचडी में एग्जाम तो होते नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन सेमिनार देना पड़ेगा, एक प्रोग्रेस होगा, एक आपका सिनॉप्सिस होगा, डिफेंस होगा, वो बीच में कभी जाना पड़ेगा। ज़्यादा जाना भी नहीं पड़ता है अगर डिस्टेंस से करते हैं। तो अच्छी जगह से कर लीजिए, सेम इंस्टीट्यूट में आप जॉब करेंगे, वहीं पर अपने ना ही करें तो बढ़िया है। क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिक्स भी होती है, तो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, जो इट इज़ बेटर कि आप बाहर से कर लीजिए और कहीं से। क्लियर? रजरश्री, no sir, they consider publications, net and all. Only things is that they know the criteria. That's I'm saying, na. If you have only net, that means you are fulfilling the criteria for the assistant professor. Okay, but if somebody have the PhD, they have more like points. They have publications, they have PhD thesis, so definitely they will get the benefit. But you are eligible for the AP. Vidyalata. सर अगर नेट क्वालिफाई है तो सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में सोशल वर्क से अप्लाई कर सकते हैं, किसी कॉलेज में एक्सपीरियंस के लिए यहाँ जा
सोशल वर्क नहीं है वहाँ किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो समझना पड़ेगा क्या लिखा है। सर अगर नेट क्वालिफाई है तो सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में सोशल वर्क के, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको समझो। सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में होता क्या है कि अगर वो लोग केवल सोशोलॉजी ही अगर आप अलाउ करेंगे बच्चों को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में अप्लाई करते हैं, ठीक है, वहाँ पर सोशल वर्क है, ठीक है। अगर मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स इन रूरल डेवलपमेंट अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो वो लोग नहीं लेते हैं, वो कहते हैं मास्टर्स आपका होना चाहिए सोशल वर्क में। तो ये डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी के अंदर कि सोशोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर वो लोग अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं सोशल वर्क को, वो आपको देखना पड़ेगा। और यही सेम चीज़ जैसे मैंने बताया है कि दिल्ली स्कूल का, दिल्ली स्कूल में सोशल वर्क का, आप मास्टर्स की है आरडी में, आप बाकी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करिए, वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, आप एडमिशन ले सकते हैं, सोशल वर्क डिपार्टमेंट है सोशोलॉजी में। सो ये डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज कि वो आपको अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं आपका सब्जेक्ट डिफरेंट दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये कोई फिक्स नहीं होता है कि हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होगा। यहाँ जहाँ सोशल वर्क नहीं है वहाँ किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं? हाँ कर सकते हैं, वही अगेन मैं बोल रहा हूँ कि उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ का डिपार्टमेंट का जो है पोर्टल ओपन कर लीजिए, वहाँ लिखा होगा एप्लीकेशन जब आता है पीएचडी का, पुराना 1 साल पुराना आप देख लेना, नोटिफिकेशन पीएचडी का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें लिखा होगा कि ये सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर जानवी? ओके। नेक्स्ट, इज देयर एनी स्कॉलरशिप फॉर स्टाइपेंड फॉर द डूइंग पीएचडी इन एनआईटी फॉर ओनली नेट कैटेगरी? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें है, आईआईटी एनआईटी में हर जगह है, तीनों में एक ही जैसा क्राइटेरिया है जनरली। एनआईटी और आईआईटी का तो सेम क्राइटेरिया है, क्योंकि वो आईएम का, तीनों को बता देता हूँ मैं, तीनों के बारे में पता है मुझे। देखो इसमें क्या होता है, अगर आपका नेट है ना केवल, तो आपको वही सेम अमाउंट मिलेगा जो जेआरएफ को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एनआईटी से पीएचडी कर रहा हूँ, मेरा जेआरएफ है, ठीक है, तो एनआईटी मुझे पैसा नहीं देता है, क्योंकि मेरा यूजीसी से आता है, ठीक है, मुझे आ रहा है 37,000। और एनआईटी जिनका केवल नेट है, अगर उनका एडमिशन हो गया है कॉलेज के अंदर, तो उनको एनआईटी पैसा देता है बराबर 70, ठीक है। तो ये अगर केवल आपका नेट है और आपका एडमिशन हो जाता है आईआईटी में एनआईटी में, तो फिर आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा जितना एक जेआरएफ वाले को मिलता है, ठीक है। अब जेआरएफ जिसका है, इसका मतलब उसको डबल नहीं मिलेगा, उसका जो यूजीसी से जो आता है वही आएगा, और जिनका नेट है उनको मिलेगा, एनआईटी देता है, ठीक है। वो क्राइटेरिया होता है हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कि एक प्रोफेसर है, उसके अंदर दो लोग कॉलेज फेलोशिप में होंगे, और 3 लोग जो है एक्सटर्नल फेलोशिप में होंगे। तो वो जेआरएफ ले लेते हैं 2-3 बच्चे, 1-2 बच्चे ले लेते हैं नेट वालों को, सो दैट कि उनको कॉलेज फेलोशिप दे देता है, बाकी के जेआरएफ रहते हैं। तो क्राइटेरिया होता है हर कॉलेज का। सो हाँ, आईआईटी एनआईटी के अंदर सेम क्राइटेरिया है, और इसके अलावा आईएम के अंदर जो है वही सेम क्राइटेरिया है, वहाँ पर अमाउंट ज़्यादा मिलता है, आई थिंक समथिंग 47 समथिंग मिलता होगा। और ये आपका जेआरएफ का अमाउंट है, जब एसआरएफ हो जाता है तो आपका बढ़ जाता है, ठीक है, 42-43 समथिंग मिलता है। इसमें थोड़ा अमाउंट ज़्यादा मिलता है जेआरएफ के लिए और एसआरएफ के लिए, दोनों में। मतलब ये मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ उस कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। जैसे आपका नेट है और आपने आपका आईएम में एडमिशन हो गया है, तो जो अमाउंट आपको मिलता है वहाँ पर फिक्स है, अगर आपका नेट है तब भी आपको अमाउंट मिलेगा जो जेआरएफ को मिलता है। क्लियर? तो जिन लोगों का अगर नहीं भी है जाए, तो ऐसा मत सोचिए कि आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा अगर आप सही जगह अप्लाई करेंगे, सही यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो। देखो एक चीज़ और भी है, आईआईटी एनआईटी के अंदर आप एडमिशन चाहिए ना आपको, तो आपका जेआरएफ भी होगा तब भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, तब भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। वहाँ ऐसा नहीं है कि आपका जेआरएफ है तो आपको कुछ डायरेक्टली आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको प्रोसेस सेम फॉलो करना पड़ेगा। बेनिफिट ये हो जाता है कि जिनका जेआरएफ होता है उनको जो है थोड़ा सा एज रहता है कि अब आपका इंटरव्यू होगा तो आपका जेआरएफ ऑलरेडी है, तो थोड़े से वो पहले से टीचर्स के दिमाग में रहेगा कि बच्चे का जेआरएफ है। तो हो सकता है अगर उनको लेना होगा या उनके पास पहले से कॉलेज फेलोशिप वाले बच्चे ऑलरेडी होंगे, तो फिर प्रेफर करेंगे जेआरएफ वाले को। तो जेआरएफ वाले का होने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि नेट वाले का होता नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बैच के अंदर 6 लोग हैं, ठीक है, हम लोग छः छः लोग आए थे हमारे बैच में, 3 जेआरएफ है और 3 नेट है, ठीक है। तो उनका फिक्स क्राइटेरिया है कि भाई 3 बच्चे लेना जा रहे हैं, 3 नेट वालों को ले लेना, बराबर सेम फेलोशिप मिलता है सबको। क्लियर है?
किसका क्वेश्चन था? सर नेट का मार्क्स मतलब परसेंटाइल कितना इम्पैक्ट करता है पीएचडी? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो, जो परसेंटाइल है ये यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है उसको। आपका केवल उसमें ये देखते हैं कि आपका नेट है कि आपका जीआरएफ है। उसमें अंदर क्या लिखा है, कितने परसेंटेज लिखा है, वो कोई देखता नहीं है, ना उनको किसी से मतलब है। ठीक है, वो सब चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एडमिशन के लिए। बस आपका नेट है या जेआरएफ है वो इंपॉर्टेंट है। परसेंटाइल कोई नहीं देखता है। क्लियर? इज इट क्लियर किसका क्वेश्चन था? राजश्री। ओके, तो जिन लोगों का हाई परसेंटाइल है तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आपका जीआरएफ है जैसे मान लीजिए आपका 95 परसेंटाइल है, आपको जीआरएफ मिल गया, और किसी का 99 परसेंटाइल है। दोनों एक ही है, दोनों का जीआरएफ ही है। परसेंटाइल तो केवल आपके लिए है कि आपने अच्छा स्कोर किया तो आपके कुछ मार्क्स ज़्यादा आ गए, बस इतना है। वो उसका इम्पैक्ट पीएचडी एडिशन पे कुछ नहीं होता है। सर अगर ओनली पीएचडी क्वालिफाई हो तो उनको रीट एग्जाम देना पड़ेगा या नहीं? देखो, अभी जो रेट का ऐसा है कि देखिए, अभी जो अभी नया क्राइटेरिया है ना, तीसरा कैटेगरी आई है पीएचडी एडमिशन की, तो वो लोग भी चेंजेस करेंगे आरईटी में भी। लेट्स सी क्या होता है ना? जय जय श्री। अभी चेंजेस आएंगे ना, तो वहां पर भी पता चल जाएगा कि वो लोग अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाउ विल बी द एनआईटी आईआईटी पीएचडी एडमिशन प्रोसेस, फातिमा? देखिए, सेम है इसमें आपको। आईआईटी एनआईटी का एक ही टाइम पे निकलता है। लगभग दिसंबर में आपका जो है एक बार फॉर्म निकलता है, एक बार जून में। मतलब थोड़ा एक महीने आगे पीछे देख लेना, एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि केवल आप दिसंबर में चेक करेंगे पता चला कि नोटिफिकेशन का वो ये टाइम निकल गया। तो उसी के आसपास आपका रहता है, कभी 10 10 दिन पहले, 15 दिन पहले रहेगा, इसी टाइम पे आता है। ठीक है, तो ये दिसंबर वाला जनवरी तक प्रोसेस होता है और जनवरी तक एडमिशन हो जाते हैं। ये जून वाला भी इसी प्रकार से जुलाई अगस्त तक आपका एडमिशन हो जाते हैं। तो ये 2 बार आपका एडमिशन होता है पीएचडी में। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें भी होता है आपका आई में भी। उसी टाइम पे थोड़ा एक आध महीने आगे पीछे रहेगा थी। थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना? अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। लिस्ट बना लीजिए कि भाई ये इतने एनआईटी हमारे घर के आसपास है या हमारे स्टेट के पास में है, तो इनमें हमको एडमिशन लेना है। और इस एनआईटी का इतने इस डेट में, इस मंथ में एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है। और थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा एडमिशन लेना पीएचडी में, तो सबकी प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी। एनआईटी जैसे मान लीजिए आपने अप्लाई किया है किसी एनआईटी के अंदर, वहाँ पर कौन कौन से प्रोफेसर हैं, उनका सब्जेक्ट एरिया क्या है, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उनका स्टडी किस किस प्रकार की स्टडी है। ठीक है, और उनके अंदर जो पीएचडी बच्चे कर रहे हैं उनके टॉपिक क्या है, क्या आपके साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो ये थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। और उसमें आपको ऐसा नहीं है कि कोई बना पर के आपको दे देगा कि भाई यहाँ पर एडमिशन हो रहा है आप चले जाइए। आपको प्रपोजल बनाना पड़ेगा उसी के अनुसार, जैसा कि जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर अप्लाई किया है किसी एनआईटी के अंदर, और वहाँ पर जो प्रोफेसर हैं उनका जो है जितना भी रिसर्च उनका काम है आपका पब्लिक पॉलिसी पर। ठीक है, और आपका जो है रिसर्च प्रपोजल वो कहीं कनेक्टेड ही नहीं कर रहा है तो वो नहीं लेगा आपको, है ना? आप चाहे जीआरएफ हो चाहे नेट हो, कुछ भी होगा। तो आपको ये भी देखना होता है कि वहाँ पर जो रिसर्चर हैं या जो भी आपके प्रोफेसर्स हैं उनका एरिया क्या है, रिसर्च एरिया। उसके अनुसार आपको कभी कभी मॉडिफाई करना पड़ता है अपने प्रपोजल को, सो दैट कि उनके साथ क्राइटेरिया फिट बैठ जाए, सो दैट आपका एडमिशन हो जाए। बाद में तो टॉपिक चेंज हो जाता है। टॉपिक कभी आपका वो नहीं रहेगा जो आपने बनाया हुआ है, ये ध्यान रखना। बहुत ही 1% केसेस में ऐसा होता है कि सेम टू सेम टॉपिक आपका रहेगा, चेंज हो जाता है वो टॉपिक जो आप यहाँ से बना के जाएंगे प्रपोजल में। क्लियर है? इसका क्वेश्चन था अ, फातिमा। एनआईटी रायपुर में एमएसडब्ल्यू से पीएचडी होता है क्या सर? देखो, एनआईटी रायपुर हो कोई भी हो, एमएसडब्ल्यू कहीं पर भी नहीं होगा। अब आई डोंट नो, मतलब जनरली तो नहीं होता, अब किसी में पर्टिकुलर उन्होंने बना दिया हो डिपार्टमेंट तो पता नहीं मुझे। लेकिन एमएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट नहीं होगा वहाँ, कारण है उसका। देखो, जितना भी आईआईटी एनआईटी है ना, वो सोशल साइंस इंस्टीट्यूट नहीं है ना, ये चीज़ समझो। जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी जो होती है, यूनिवर्सिटी में जनरली सब्जेक्ट हमारे सोशल साइंस के होते हैं, ह्यूमैनिटी के होते हैं। जैसे इंग्लिश है,
और संस्कृत है और बाकी लैंग्वेज है, या फिर एंथ्रोपोलॉजी है, सोशल वर्क है और बाकी सब्जेक्ट होते हैं। ये आपकी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर वो लोग अलग से डिपार्टमेंट नहीं बना सकते हर एक सब्जेक्ट का। तो उनका डिपार्टमेंट का नाम होता है ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट। इसका मतलब है कि बाकी जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो सोशोलॉजी हो, चाहे ज्योग्राफी के हो, चाहे संस्कृत के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग इसी में अप्लाई करिए। आपको जो डिग्री मिलेगा इसी डिपार्टमेंट के नाम से मिलेगा, आपके सब्जेक्ट के नाम से नहीं मिलेगा कि आपका अगर आपका मास्टर सोशल वर्क में है तो वो लोग आपको पीएचडी सोशल वर्क में कराएंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। जैसे मेरे जो प्रोफेसर हैं वो एंथ्रोपोलॉजी के हैं, उनका मतलब पीएचडी किया होगा उन्होंने। ठीक है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ सोशोलॉजी टॉपिक पर, और मेरा मास्टर्स दूसरे सब्जेक्ट में है, तो ऐसा कोई अलाइन नहीं होता है। आपका अगर आपको इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, भले ही आपके वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो, तब भी वो अलाउ कर देंगे। ये थोड़ा सा फ्रीडम होता है ये सभी इंस्टीट्यूट के अंदर। आपका अगर इंटरेस्ट और किसी टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर है तो वो लोग कोलैबोरेट करा देंगे इंजीनियरिंग वालों के साथ, सो दैट कि आप और दूसरे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा स्कोप ज़्यादा होता है ये इस सभी इंस्टीट्यूट के अंदर। बाकी में क्या होता है कि मान लीजिए आपका डिपार्टमेंट ही एमएसडब्ल्यू है, तो वहाँ पर आपकी स्टडी एमएसडब्ल्यू से रिलेटेड होगी। आपको वहाँ पर कोई एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक अगर आप लेते हैं तो वो शायद अलाउ नहीं करेंगे, या उनका शायद वो उसमें होगा नहीं। तो ये थोड़ा डिफिकल्टी होती है डिपार्टमेंट वाइज में। और जहाँ पर ओपन है तो वहाँ पर आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है, बस प्रोफेसर आपका अलाउ करे। इज इट क्लियर? बोलिए। इसका क्वेश्चन था रविकांत, है ना? तो ऐसा आई थिंक होगा नहीं। देखो मैं ऐसे बोल नहीं सकता क्योंकि मैं एनआईटी रायपुर का वेबसाइट कभी ओपन नहीं किया कि वहाँ पर पीएचडी एमएसडब्ल्यू में होता है कि नहीं होता, बट नहीं होगा। टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर वो लोग अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाते। गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर लेट आइबरन, इट्स ओके। हाँ पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन था आइबरन? रजिस्ट्री सर, टीएसएस में क्या अलग से एंट्रेंस होगा या फिर नेट के स्कोर के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा? देखो टीएस का आई थिंक कोई टीएसएस में पीएचडी के लिए वो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। अभी पता नहीं मुझे, जब मैं अप्लाई किया था, जब कर रहा था, जब मैंने पीएचडी एडमिशन लिया था, उस समय वो लोग एक्सपीरियंस मांग रहे थे। तो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए पीएचडी एडमिशन के लिए टीएसएस के अंदर। एक बार आप वेबसाइट ओपन करना। ओके, मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा उस पर, कि बिकॉज अभी 2-3 साल हो गया और मैंने अभी उसको चेक नहीं किया है। तो मे भी अभी कुछ नए रूल्स रेगुलेशन आ गए हो। बट हाँ, वहाँ पर उस टाइम पे वो लोग आपको कुछ एक्सपीरियंस रहना चाहिए तभी अलाउ कर रहे थे। या फिर आपका मास्टर्स भी होना चाहिए और साथ साथ एमफिल भी होना चाहिए, देन वो आप उस समय अलाउ था। और मेरे टाइम पे उसी टाइम पे एमएसजी एमफिल वगैरह बंद हो गया था। तो थोड़ा सा आप देख लेना एक बार वेबसाइट में। सर मेरा 172 आया है, पेपर 1 से मेरा नेट रह गया है, प्लीज गाइड मी, दिसंबर में जी आ रहे हो कैसे होगा? आप देखिए अदिति, आपका पेपर 1 में कम स्कोर आया तो प्लीज देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक जो है जिनमें आपके गलत हुए हैं, क्वेश्चन किस यूनिट से गलत हुए हैं। पहले आप सबसे पहले वही उसी यूनिट को कवर करिए, अच्छे से पढ़िए डिटेल में। ठीक है, पेपर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 1 पेपर 2। अगर आपको पता है कि आपका स्कोर कम है और आपको ये पता नहीं है कि कम क्यों है, इसका मतलब आप सही से आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि आप गलती क्या की है। गलती निकालना इंपॉर्टेंट है। आपने आपने जो मान लीजिए पेपर में आपके कम स्कोर आए हैं, तो भाई कम क्यों आए हैं, किस टॉपिक से कम आए हैं, कौन सा टॉपिक है जहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सी यूनिट है जहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो पहले हमको उन सभी यूनिट पर फोकस करना, उन सभी टॉपिक फोकस करना है ना। जैसे मान लीजिए कुछ यूनिट ऐसी होती हैं जिनके आंसर या क्वेश्चन जो है आप लोग सही करते होंगे जनरली, भले ही आप उसको रिवाइज ना करें या ज़्यादा ना फोकस करें, तब भी आपके आंसर करेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हम उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमको फोकस करना है उस पर जिस पे गलतियां ज़्यादा हो रही हैं, जिस टॉपिक पे, जिस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, जिस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मिस्टेक्स आप ज़्यादा कर रहे हैं, उस पर फोकस करना है। और वो तभी कर पाएंगे जब आप पेपर को एनालाइज करेंगे। 20 क्वेश्चन लगाइए, 20 को दोबारा देखिए कि क्या गलती है, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ये जो गलती की है किस यूनिट की है, किस चैप्टर की है, किस टॉपिक से है, उसको पढ़ लीजिए, दोबारा रिवाइज कर लीजिए, फिर क्वेश्चन लगाइए। वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए पेपर 1 में कम आ रहे हैं मार्क्स, तो फिर एक क्वेश्चन से मेरा नेट रह गया, प्लीज एक क्वेश्चन से रह गया, तो आप ये देखिए कि किस में कम है मार्क्स, पेपर 1 पेपर 2 में। अदिति बताइए। पेपर 1 से हाँ, वो समझ गया आपका पेपर क्वेश्चन से रह गया अदिति।
पेपर वन में 28 क्वेश्चन है और पेपर टू में 68। देखिए 28 है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, 35 क्वेश्चन कम से कम करेक्ट करिए, है ना। पेपर वन में आपका, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि भाई पेपर वन में 35, पेपर टू में 70 क्वेश्चन, ये आपको टारगेट लेके चलना है। और इस बार तो ये भी फेल हो गया, 72 कट ऑफ चला गया। देखिए कट ऑफ मैं यहाँ डाला हुआ हूँ, ये देखो, ये कट ऑफ तो आपका आया हुआ था, मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए इसको पहले, देखो कट ऑफ कितना हाई चला गया। यहाँ मैंने जो है कट ऑफ परसेंटेज वाला डाल दिया, परसेंटेज के हिसाब से तीनों कैटेगरी में, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि नंबर से थोड़ा डिफिकल्टी होती है, फिर आपको कन्वर्ट करते हैं उसमें परसेंटेज में। तो 72 गया है आपका अनरिजर्व कैटेगरी का, जो कि हाईएस्ट है, मतलब जनरली इतना जाता नहीं है, हम लोग भी प्रोडिक्शन करते हैं तो 70 तक ये होता है। इस बार क्योंकि सीट कम थी, 65 टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट उन्होंने लिए जीआरएफ के लिए वो 65 थे, इसी वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया। इसी प्रकार से आपका जो नेट के लिए जो है वो आपका 626 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन्होंने लिए हैं। और इसके लिए 1 सेकेंड, पीएचडी एडमिशन के लिए उन्होंने टोटल लिए हैं 1333। टोटल जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए वो है 2024, और जितने अपियर हुए थे एग्जाम के अंदर वो थे 7130। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर एग्जाम दैट वाज 13,718, 13,718। ये पूरा मैंने यहाँ पर डाल दिया बना करके, आपको समझ में आएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ वैसे ही इतना हाई चला गया है जनरल कैटेगरी का, और ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 63 और पीएचडी के लिए 54। तो आप देखिए पहले अच्छे से समझिए, एक मार्क्स से मतलब एक क्वेश्चन से रह गया, लेकिन अब क्या ही बोल सकते हैं, यही होता है ना, कभी कभी एक नंबर से रह जाता है, 0.5 से रह जाता है, तो बुरा लगता है। और क्या ही बोल सकते हैं, अभी तो आपको फोकस करना पड़ेगा, दोबारा दिसंबर के लिए तैयारी करिए, सो दैट कि आपके इतने ज़्यादा मार्क्स आ जाए कि जो क्राइटेरिया होगा, जैसे मान ली 72 है, तो आप इस बार लेके चलिए कि आपको ज़्यादा स्कोर करना है ना। पेपर वन में मान के चलिए आप 40 क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे, और पेपर टू में 75। ठीक है, ये टारगेट लेकर के चलिए अभी आप, सो दैट कि एटलीस्ट आपका 35 करेक्ट हो जाए, 38 तक करेक्ट हो जाए यहाँ पर, और यहाँ पर 70 75 फोर के आसपास, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितना कट ऑफ जाएगा आपको उससे ऊपर ही आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा, उससे कम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी डाउट रहेगा कि ऐसा ना हो कट ऑफ ज़्यादा चला जाए। सो मेक श्योर कि आपका जो गोल होना चाहिए वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। आरती, आप क्लास में हैं क्या, ये कोर्स में ज्वाइन किए हैं, अदिति सॉरी। कट ऑफ हाई क्यों गया है, देखिए कट ऑफ हाई इसलिए गया है, दो रीजन होते हैं। पहला तो आप मैंने बता दिया है कि नंबर ऑफ यहाँ पर जो कैंडिडेट लिए हैं 65 लिए हैं, जनरली लास्ट ईयर आई थिंक 84 था, उससे पहले भी ऐसे 100 के आसपास था। तो जो नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होती हैं तो कट ऑफ कम जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए अगर 50 सीट होगी, तो फिर जिन बच्चों का परसेंटेज अच्छा है, 74 75 78, उन्हीं को लेंगे वो। और नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होंगी तो कट ऑफ कम जाएगा, है ना। एक तो रीजन यही होता है, इसलिए वो कट ऑफ हाई चला गया है। क्लियर। अब जैसे मान लो यहाँ पर 65 है, यहाँ पर मान लीजिए 120 सीट होती है, तो जो आपका 72 जा रहा था वो 65 जाता है, 67 तक चला जाता है। तो ये पता नहीं होता है हम लोगों को कि भाई कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट वो ले रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से वो कट ऑफ हाई चला गया, क्योंकि लास्ट ईयर का आप देखेंगे तो 68 नहीं था, समथिंग 84 या 90 के आसपास नंबर ऑफ कैंडिडेट लिए थे उन्होंने, इसलिए वो कम गया था कट ऑफ। क्लियर अदिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर क्वालिफाइड पीएचडी एडमिशन बट आई एम गवर्नमेंट सर्विस सो नॉट पॉसिबल रेगुलर बेसिस, व्हाट्सएप डिस्टेंस से पॉसिबल, हाँ बिल्कुल है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो है जॉब करने वाले डिस्टेंस से पीएचडी करते हैं, आप करिए। और अच्छा है, आप तो जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया ही है, कर लीजिए कहीं से भी अप्लाई करिए। और जिन लोगों का जॉब रहता है तो वो लोगों का चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना, पीएचडी में वो लोग अलाउ कर देते हैं, हर जगह होता है। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप देखिए, वेबसाइट ओपन करना और वहाँ पर जाना चेक करना, वहाँ मिल जाएगा आपको आई बटन। पेपर वन में 28 क्वेश्चन है और पेपर टू में 58 है। अच्छा, ये आपका हो गया, इस बार हाई परसेंटेज चला गया है। सर मेरा भी यहाँ इच्छा कि मैं बी एन टी में रेगुलर से पीएचडी करूँ,
आपकी तरफ वो मेरे स्टेट से नज़दीक भी है नर्सरी। आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़ या ये आपका झारखंड? वेस्ट बंगाल से है। हाँ, यहाँ तो वेस्ट बंगाल से मतलब 30% तो आपका जितना भी यहाँ पर स्कॉलर होगा वो 30% तो वेस्ट बंगाल से ही है ना। और 60% होगा आपका यहाँ से उड़ीसा से। बाकी आपका साउथ से और नॉर्थ से है। तो सेकंड मेजोरिटी है एनआईटी के अंदर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट की। सभी में, सभी जो बीटेक वाले, एमटेक वाले या बाकी भी सब में यू कैन अप्लाई। जितने प्रोफेसर हैं उसमें भी आपका, जितने प्रोफेसर होंगे उसमें 40% प्रोफेसर भी आपके वेस्ट बंगाल के हैं। अच्छा मेजोरिटी है, सेकंड हाईएस्ट मेजोरिटी। मेरा 210 है, 70%। हाँ दोस्त बताइए, इतना अच्छा स्कोर आया हुआ है और अब यही है ना, कट ऑफ इतना हाई चला गया है, क्या ही बोलूँ। थोड़ा और मेहनत कर लीजिए, दिसंबर में एग्जाम होगा, है ना, तो अच्छा स्कोर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका। बट स्टिल आप अप्लाई करिए। अभी तो फिलहाल नहीं होगा। जून में एक बार आप देख लेना नोटिफिकेशन वो जो आता है जब पीएचडी का। क्लियर। इस बार फिर से सीट्स इतनी कम हो रही जाएंगी कि बढ़ सकती हैं। देखिए, बढ़ेंगी या कम होंगी ये पता नहीं होता है, ये फिर डिपेंड करता है कि जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के जैसे जितने बच्चे निकलेंगे ना पीएचडी वाले क्लियर करके, तो सीटें खाली होती हैं। तो जैसी सीटें खाली होंगी तो फिर वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स उनको मिल जाता है यूजीसी वालों को। तो उसके हिसाब से वो लोग डाल देते हैं यहाँ पर। आप जैसे कि मान लीजिए अब बच्चे निकलेंगे नहीं पीएचडी करके, कोई 6 साल तक कर रहा है, कोई 8 साल तक कर रहा है। तो जब नंबर ऑफ सीट्स ऑक्युपाइड रहेंगी तो वो एडमिशन कैसे होगा? तो इसलिए वो ले नहीं पाते हैं ना। या फिर कोई नया कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल रहा है या नया डिपार्टमेंट ओपन हो रहा है या फिर उसमें नए और भी प्रोफेसर ऐड हो रहे हैं, तो वो लोग फिर लेते हैं बच्चों को, तो सीट्स बढ़ जाती हैं। तो ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। लेकिन एवरेज तो इतना रहेगा, 65, 60, 80, 90 इतने आसपास हो जाता है। अदिति। नेक्स्ट है सविता सर, कितने साल में पीएचडी हो जाता है? पीएचडी का कोई फिक्स नहीं होता है कि, देखो थोड़ा सा आइडिया रहता है कि इतना टाइम लगने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिनको जल्दी पीएचडी करना है तो वो लोग प्लीज़ ये सब इंस्टीट्यूट में मत आना, जैसे आईआईटी एनआईटी है या आईएम वगैरह में।